आप देख रही के समाचार 24/7। दोस्तों, मैं भगवत शर्मा, संपादक यूके समाचार। आज मेरे साथ मथुरा की एक है इस प्रकार की हस्ती जो कि पूर्व सांसद, मथुरा के सांसद चुनाव लड़ चुके, जो कि पहली बार चुनाव लड़ने के बाद में इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। खैर, उसके साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी हैं हमारे परम प्रिय माननीय मुकेश धनगर जी। इनका तो मात्र नाम ही काफी है। इनके समाज सेवा की जो चर्चे हैं वो आपको बताता हूँ। मथुरा शहर क्या, मथुरा के आसपास जिले में भी अगर कोई भी घटना घटती है तो महोदय सर्वप्रथम वहां पर पहुंचते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वाक्य हुआ था मथुरा में, कृष्णा बिहार में एक पानी की टंकी गिरी थी। उसमें मैंने जाकर के खुद देखा, कवरेज मैंने अपने हाथ से की। वहां पर मात्र एक ही शख्स मुकेश धनगर, इन्होंने वहां जाकर समाज सेवा में और बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसके बाद दूसरी घटना अभी कुछ दिन पहले बीएसए रोड पर ऑक्सीजन सिलेंडर गैस ब्लास्ट जो हुआ था, उसमें मैं हमारे धनगर जी सबसे आगे थे। इस प्रकार के समाज सेवी, राजनीति से कोई मतलब नहीं, समाज सेवा होनी चाहिए, समाज की सेवा होनी चाहिए। इनकी जो भावना है, इस प्रकार की समाज सेवा की भावना है कि ये लोग ये सोचते हैं किसी प्रकार से हमारे हाथों से समाज का भला हो। आज मैं उनसे बात करूंगा और उनसे मात्र दो ही चीज पूछेंगे। सबसे पहले कि आपने जो इलेक्शन लड़ा था, इतनी कसम जो इलेक्शन लिया था आपने, उससे आपको बहुत बड़ा अनुभव हुआ होगा। क्योंकि जहां चारों तरफ इस प्रकार की जो विशाल बैठी हुई थी, बीजेपी सांसद सुनील तारका, जो कि पिछली से 2 बार भी सांसद रह चुके, तीसरी बार सांसद हुए, और उसके बाद में बसपा के प्रत्याशी, वो भी बहुत बड़ी हस्ती मानती है मथुरा जिले की। उनके साथ में त्रिकोणीय श्रृंखला में आकर के धनगर जी ने जो फाइट मारी थी, उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। धनगर जी, आपका यूके समाचार में बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सभी ब्रजवासियों। अब मैं आपसे मात्र 2 ही शब्द पूछूंगा। सबसे पहला ये पूछूंगा, जो आपने इलेक्शन लड़ा था, इस प्रकार के त्रिकोणीय श्रृंखला में इलेक्शन में आपको इस इलेक्शन से बहुत बड़ा अनुभव हुआ, थोड़ा तो प्रकाश डालेंगे शुभ समय लेके। आपने अपने संबोधन में जो बात की, निसंदेह ये समस्त ब्रज के ब्रजवासियों का प्यार और आशीर्वाद मुझे संपूर्ण रूप से मिला। और जिस तरीके से हर गांव में, गली में, मजरे में, खेत में, खलियान में, जगह जगह चक्की चौराहे पर बात थी, तो केवल एक ही बात थी कि ये ब्रज का छोरा है, ब्रज का माटी का लाल है, यही कछु बढ़ सके। और कोई दिखता नहीं, क्योंकि पूर्व में भी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो यहाँ की हमारी सांसद हैं, उन्होंने बहुत अपने 2019 में जब चुनाव हुआ तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। उससे पहले 2014 में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। जब अपना नामांकन करने के लिए गई थी तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं यहाँ की यमुना की पटरानी हूँ। और इसके साथ में उन्होंने कहा कि यदि मुझे मथुरा के ब्रजवासी यहाँ पर मुझे चुनने का काम करेंगे तो मैं निसंदेह कि मैं यमुना को बिल्कुल अविरल करने का काम करूँगा। आप देख रहे हैं कि यमुना मैया आज रो रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या भाजपा है, उसने केवल धर्म और हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करने का काम किया है। कोई उनके पास विकास का, कोई भी उनके पास रोजगार का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। आप देखेंगे फिर उनका 2019 का टर्म आता है, उन्होंने और भी बहुत बातें कही। मैं मुख्य रूप से आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, तमाम आप देखते होंगे तमाम शहर में या वृंदावन में श्रद्धालु बाहर से आते हैं, तमाम हमारे ब्रज के ब्रजवासी स्थानीय निवास करते हैं,
वो तमाम बंदरों के आतंक से अपने परिवारों के तमाम परिवारजनों को खो बैठी। उन्होंने कहा मैं मन की सफारी बनाने का काम करूंगी, और ना जाने उन्होंने किन किन वादे पूरे किए। मेरी समझ में नहीं आता, जब नीचे से जब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, तो कहाँ ऐसी दिक्कत माननीय सांसद जी को आती है आए दिन। तो एक बात और उन्होंने कही कि मैं यमुना जी का जो मुद्दा है वो मैं अपनी संसद में उठाऊंगी, और उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वो 14 में से 20 नाले टेप करने की बात कर रही थी। चुनाव चल रहा था तब भी मैंने ये बात कही। उनको ये नहीं पता कि 14 में से 20 नाले टेप कर रही हैं, 14 और 4 शेष बता रही हैं। उनको ये नहीं पता कि वास्तव में नाले कितने हैं, कहाँ टेप होने हैं, कहाँ गिर रहे हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो समस्त ब्रज के ब्रजवासी हैं, उन्होंने तो मुझे पूरा आशीर्वाद प्यार दिया, और नीचे से ऊपर तक पूरा मीडिया का जगत, तमाम लोग एक ही कह रहे थे कि भाई बहुत ही नज़दीकी लड़ाई है। और अब का तो भाई मुकेश धनखड़ यहाँ का जो ब्रज का छोरा है, वो वास्तव में लग रहा है कि उसको आशीर्वाद माँ यमुना ने वाकई दिया। यहाँ जो हमारे सप्त देवाल हैं, उन्होंने सब ने उसको हाथ दिया, और निसंदेह इसमें कोई दौरा नहीं है। जिस प्रकार से मुझे ब्रज के ब्रजवासी प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं निरंतर, ये मेरा एक नैतिक कर्तव्य भी है और नैतिक मेरा धर्म भी बनता है। जरूर नहीं कि मैं राजनीति में करके ये सेवा कर सकूं, लेकिन मेरा एक नैतिक कर्तव्य ये, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, इस ब्रज में नहीं, ब्रज तो ये मेरा घर है। यदि मैं अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ सुख और दुख में यदि मैं कहीं उनके साथ, मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके सुख और दुख में मैं हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो मेरे से शारीरिक रूप से और जो हो सकता है मैं उनकी सेवा करूं। ये मेरा बचपन से मेरी है, जब मैं छात्र जीवन था तब से मैं ही करता आ रहा हूँ। ये कोई नया काम नहीं है कि मैं कहीं घटना हो जाए वहाँ चला जाऊँ या वहाँ चला जाऊँ। ये मेरा नैतिक धर्म और नैतिक मेरा कर्तव्य है। जहाँ भी पूरे जनपद में जहाँ भी अन्याय होगा, चाहे कोई भी किसी बात को लेकर हो या किसी समस्या को लेकर हो, मेरा एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य होता है केवल कि अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई, और न्याय की लड़ाई तब तक जारी होगी तब तक उस कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। कभी कभी तमाम जगह ऐसे धरना प्रदर्शन आंदोलन होते हैं, अमुक लोग देते हैं, लेकिन कभी कभी जो लोग अपनी समस्या कर देते हैं उन्हीं में देखने को मिलता है कि वो संतुष्ट हो जाते, तो हमको भी वहाँ पर पीछे होना पड़ता है निसंदेह। लेकिन हम उस लड़ाई को न्याय तक लड़ने का हम पूरा अपना जो मेरी सोच है और जो मेरे विचार हैं, तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मैं भगत सिंह का अनुसरण करता हूँ। और भगत सिंह की एक ही चाहत थी, अब तो हमारी तो उम्र उनसे तो वो तो 23 साल के थे, वो जब भी कोई लड़ाई लड़ते थे तो उस लड़ाई में ये भाव नहीं रहता था कि उनकी कोई राजनीति या उनको कहीं इस प्रकार का कोई लिख गई। वो केवल एक चीज़ जानते थे कि वो लड़ना जानते थे। तो वही मैं काम करता हूँ, चाहे परिणाम जो भी हो उसकी मैं कभी परवाह ना की ना करूँगा। मैं लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा और लड़के ही जीतूँगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी हाल ही में, आपने और कुछ एक बात कही कि जिस तरीके से त्रिकोणीय श्रृंखला थी, देखिए लड़ाई तो केवल 2 लोगों के बीच में थी, प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की लड़ाई थी। तमाम चुनाव के दौरान माननीय हेमा मालिनी जी ने अभी आने वाले समय में बहुत राज खोलूंगा मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी लिखा पढ़ी में अभी लंबित हैं, वो भी मैं आपके सामने सार्वजनिक नहीं करूँगा। लेकिन आने वाले समय में ये आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर ये बात कहता हूँ, जो माननीय सांसद जी ने जो वादे किए उनको पूरा उनको करना पड़ेगा। चाहे इसके लिए मुझे सड़क से लेकर सदन तक धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, आंदोलन करूंगा, और जिस स्तर तक जा सकता हूं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उससे पहले ही उन कामों को पूरा करें, और उनको समय समय पर ये उनको जगाने का काम और उनको उनकी किए हुए बातों को दिलाने का काम करूंगा, जिससे कि यहाँ ब्रज का विकास हो सके। आपने देखा तमाम पूरे जनपद में जब खेत की किसान की बुवाई चल रही थी, तमाम नीचे से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है। किसानों को लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, खाद नहीं मिल रहा था। जब किसानों को खाद नहीं मिलेगा तो आप बताइए हम क्या खाएंगे। हम भी किसान के बेटे हैं, और मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसमें
65 से 70% किसान निवास करते हैं और किसान ही पर आधारित सारे परिवारजन अपना परिवार का गुजारा करते हैं। तो उनको डीएपी नहीं मिला। हमने तमाम प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को और प्रदेश की सरकार को भी हमने पत्राचार किए मेरे साथ, लेकिन जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुनिया करने की बात करती है, आपने देखा लंबी पूरी रात किसान लाइन में लगे रहे, लेकिन उनको डीएपी खाद मिला। आखिर में हमने जब पत्राचार किया, हमने उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। मैं स्वयं जिलाधिकारी कार्यालय पर अल्टीमेटम देके वहाँ पर मैंने किसानों के लिए भूख हड़ताल की और इस प्रशासन को घुटने टेकने पड़े किसानों के सामने, और हमने लिखित में आदेश दिया कि हमारी भूख हड़ताल करने का कोई हमें शौक नहीं है। हमारा एक दर्द और हमारा मर्म है। जब हमारे लिए समय पर किसानों को खाद नहीं मिलेगा तो इससे तो अच्छा ये है कि हम हंसते हंसते, जिस तरीके से भगत सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर किए, तो हमारी भी ये सोच है कि हम भी हंसते हंसते किसानों के लिए, अपने इस ब्रजवासियों के लिए अपने प्राण क्यों ना क्यों न्यौछावर करने को तो हम करेंगे। इसमें निसंदेह कहीं भी किसी प्रकार की कोई लाग लपेट या कोई राजनीतिक बात नहीं है। तो हम 3 दिन हमने वो हड़ताल की और प्रशासन ने हमारी बात को माना और लिखित में दिया। हमने कहा लिखित में आप हमको, तमाम किसान यूनियनों ने धरना प्रदर्शन किया, तमाम बार उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन मैंने कहा आपने क्या किया? आपको कई बार, कम से कम सैकड़ों बार किसानों ने उनको ज्ञापन भी दिया, तमाम धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन स्थिति 10 की 10 थी। मैंने कहा मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, आप मुझे लिखित में दीजिए कि हम इतने दिन से, भले ही 1 दिन 2 दिन लेट कर दीजिए, लेकिन हमको लिखित में आदेश चाहिए। हमारा धरना तब हम समाप्त नहीं होगा, वो धरना हम स्थगित करेंगे यदि इस तारीख के बाद यदि आपने किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं कराई गई तो माफ करना कि जिस कुर्सी पर आप बैठे इस कुर्सी पर आप बैठने के लायक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा और डंके की चोट पे कहा। जिलाधिकारी की नाक के नीचे उस ऑफिस, जैसे ये हमारा छोटा सा एक बना हुआ, उसके हमने जस्ट उसके कार्यालय के पास बैठे, वहीं पर रात वहीं पर सोए, वहीं पर 24 घंटे हमने अपनी भूख हड़ताल की। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे जनपद में कितनी बड़ी जाम की समस्या है। ये तो बहुत बड़ी मुख्य समस्या है। कितनी बड़ी जाम की समस्या आप देख रहे हैं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब प्रचार चल रहा था, तो मैंने कहा कि मुकेश धनगर को यदि ब्रज के ब्रजवासी मौका देंगे तो मुकेश धनगर हर चौराहे पर आपको एक सेवक के रूप में, कर्मचारी के रूप में, चक्की चौराहे पर जहाँ भी जाम मिलेगा वहाँ खड़े होकर जाम को खुलवाने का काम करेंगे और इन ब्रज के ब्रजवासियों को जाम से मुक्ति का, निजात दिलाने का काम करेंगे। उसी दरम्यान हेमा जी ने तत्काल कहा कि मुझे फिर आप चुनेंगे, तो उन्होंने कहा मैं इस जाम से ब्रज के ब्रजवासियों को निजात दिलाने का काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तुमोई टाइप के लोग हैं। आपने देखा होगा कि गांव में एक स्यावट टाइप की होती है, 6 महीने मुंह उनका इधर रहता है और 6 महीने में इधर रहता है। ये लोग, एक बात और बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की आज जो भी सरकार है और जो भी सरकारी तंत्र है, उनके दिल में और दिमाग में एक बात बैठ गई है। मैं उनको खुली चेतावनी दे रहा हूँ, यदि कोई भी साथी धरना प्रदर्शन आंदोलन करता है, उसके ऊपर उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाल कर देखती हैं और उसके ऊपर जब कहीं भी उसको कमी पाई जाती है तो उसके ऊपर अवैध मुकदमे लगाकर उनको मानसिक शोषण करने का काम करती है। मैंने कल भी वृंदावन में निषाद समाज के लोग पिछले 6 महीनों से जब चुनाव चल रहा था मेरे पास, तब भी वो लोग आए थे। उनके साथ भी इस तरीके का व्यवहार करने का काम यहाँ का शासन और जो पुलिस प्रशासन कर रहा था। खुली चुनौती है शासन और प्रशासन को, जितनी भी आईपीएस की, सीआरपीसी की आपके पास धारा है, मुकेश धनगर के ऊपर लगा देना। कि डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। सत्य की लड़ाई को चाहे कितने भी आपके पास की जितनी फोर्स हो, जितनी लाठी हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एसटीएफ हो, जो भी आपके पास पूरा सरकारी तंत्र की पूरी मशीन में इस मुकेश धनगर के ऊपर लगा देना। कभी झुकेगा नहीं, अपने प्राण न्यौछावर कर देगा, लेकिन जो जनता की आवाज़ है उसको डंके की चोट पे निडरता से, जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपने देखा पूरे देश और प्रदेश के अंदर लड़ रहे हैं, उनका सिपाही भी कोई डरने और झुकने वाला नहीं है। जनता की हर समय, हर सुख दुख में उनके साथ, जहाँ भी कहीं अन्याय होगा वहाँ पर मुकेश धनगर आपको बिल्कुल नजर आएगा और तब तक लड़ाई लड़ेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस ब्रज की माटी में पला हूँ। मैं जानता हूँ, मैं भी एक गरीब और मजदूर का बेटा हूँ। जब चुनाव आते हैं इस भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ पर पांचों की पांचों एमएलए हैं, किसी के मुंह में दही जम गया सबके, कोई किसानों की बात के ऊपर कोई नहीं बोला। बड़े दुख की बात होती है। जो लोग आपको चुनने का काम करते हैं, जो भोली वाली जनता है, वो आपको इसलिए चुनती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारा क्षेत्र का जो नेता हो हमारे सुख दुख में शामिल हो। आप देखिए जितने भी नेता हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होटल लगा रखी हैं, क्लब के कपड़े पहन रखे हैं। और मैं ज़्यादा ना कहूँगा, मैं तो परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ इनको सद्बुद्धि दे, और जो जनता के प्रति जो कार्य अधूरे उन पर कसौटी पर खरा उतरने का काम करें। और निस्संदेह मैं आपको इस बात को भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा सदन में जाने का, तो जितने आज तक इस मथुरा जनपद में जब से देश आज़ाद हुआ और अब तक हम बताएंगे कि राजनीति की परिभाषा क्या होती है। किसी भी राजनेता से पूछ लेना राजनीति की परिभाषा क्या है, मैं उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा, कोई बता दे कि राजनीति की परिभाषा क्या है। इनको रा का कोई पता नहीं होगा, जा से मतलब नहीं होगा, ना से मतलब नहीं होगा, ता से मतलब नहीं होगा। इनको तो केवल ये किसको डराना है, किसको धमकाना है, किसको खरीदना है, किसको बैठाना है, किसके यहाँ छापा पड़वाना है, इन सब चीज़ों के और बाहुबल और धनबल का बहुत प्रयोग होता है। एक किसान आम आदमी हर व्यक्ति चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं, लेकिन मैं भी अपने युवा साथियों से ये मैं उनसे अपील और अनुरोध करता हूं, यहाँ के जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनों, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि जो साथी आपको निस्संदेह जहाँ लड़ता हुआ आपकी हर संघर्ष में नजर आए, आप उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़ा होइए, उसकी हौसला अफजाई करिए। आज मैं देखता हूँ कोई भी एक आम परिवार का आदमी कोई राजनीति में कैसे करे, यदि उसके लिए बड़े, जैसे मैं अभी चुनाव लड़ा, मुझे बहुत उन समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं केवल यही समस्त ब्रज के ब्रजवासियों से अपील करता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपकी हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर समय आपको सुख दुख में शामिल होकर आपकी सेवा करने का काम करें। मैं क्योंकि राजनीति की बात तो बहुत लंबी है, अभी मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज से 6 महीने पहले ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो सारी की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। आपने भी सुना होगा, अखबारों में भी छपा था। आप देखिए सड़कों की क्या हालत है। मुख्यमंत्री जी मथुरा में कम से कम सैकड़ों बार आ चुकी हैं, क्या उनको सड़कें वो नज़र नहीं आती? क्या उनको आप देख रहे हैं तमाम, चाहे एक किसान के ऊपर 10 या 20 हज़ार की पैसे होती हैं, अमीन तेल की, उसकी घर की देरी की धूल ले देता है, लेकिन जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन पर तमाम उन पर लोन है, उनके यहाँ कोई भी अमीन की हिम्मत नहीं है उनके दरवाजे पर चला जाए। ये साहब बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं तो केवल ये अपील करूँगा, जो देश का और प्रदेश का और जनपद का माहौल है, जो हमारे मथुरा जनपद का माहौल है, आप छाता क्षेत्र में चले जाइए। यदि वहाँ के मंत्री जी ने एक फ़ोन कर दिया और जो पीड़ित है उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती है, ये आलम है, तो आप बताइए जो रक्षक बच्चक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब आप सब लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, निस्संदेह मैं डटकर मुकाबला करूँगा। और मुझे ये चाहत भी नहीं है कि मुझे चुनाव कल मैं MLA बनूँ या MP बनूँ या कोई अन्य को बनूँ। आपने मुझे जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, इसका मैं जब तक मेरे अंदर सांस है आजीवन में आपका ऋणी रहूँगा। और मर भी जाऊँगा तो 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म तक भी मैं आपका कर्ज नहीं उतार पाऊँगा। मैं अपनी बात को इतना ही, यदि मैंने अपने सारे इस संबोधन में कहीं भी मेरे मुखार बिंद से कोई कठोर शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसके लिए मैं समस्त ब्रजवासियों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इसी प्रकार प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे तो मैं निस्संदेह पूरी ऊर्जा के साथ में आपकी सेवा करने का काम करूँगा। धन्यवाद अजगर जी, आपने हमको टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा। चलिए इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। मेरे साथ अनुज ठाकुर और मनोज कुमार के साथ हमेशा बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।